देखने सत्याग्रह, जिसमें उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और देश दुनिया की तमाम खबरों से आपको रूबरू कराएंगे। लेकिन सबसे पहले सत्याग्रह 70। भारतीय सेना के नॉर्दर्न आर्मी कमांडर बोले, हम पीओके वापस लेने को तैयार, सरकार के आदेश का इंतजार। बौखलाए पाकिस्तानी सेना ने कहा, भारतीय सेना कमांडर का बयान अनुचित। पीएम मोदी की बुलाई गई G20 बैठक के लिए ममता बनर्जी आएंगी दिल्ली। 5 दिसंबर को होगी बैठक। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल का बयान, भारत GCC के बीच मुक्त व्यापार समझौते को आगे बढ़ाने पर सहमत, फिर शुरू की जाएगी बातचीत। GCC भारत का सबसे बड़ा कारोबारी। संसद सत्र की तैयारियां शुरू, सरकार और लोकसभा अध्यक्ष ने बुलाई सर्वदलीय बैठक। 5 दिसंबर को सरकार, जबकि 6 दिसंबर को लोकसभा अध्यक्ष करेंगे बैठक। दिल्ली की जामा मस्जिद महिलाओं के प्रवेश पर रोक वाला आदेश वापस। जामा मस्जिद से शाही इमाम सैयद अहमद बुखारी ने कहा, हमने नोटिस बोर्ड हटाए, लेकिन मस्जिद में आने वाले को इसकी पवित्रता बनाकर रखनी होगी। जम्मू कश्मीर में स्टेट जांच एजेंसी ने टेरर फंडिंग मामले में छापेमारी की। कई जिलों में एक साथ की रेड। किश्तवाड़ में आरोपी बशीर अहमद के घर से दस्तावेज और कई इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स जब्त। जम्मू के पुंछ जिले के जंगलों में सुरक्षा बलों ने चलाया सर्च ऑपरेशन। इलाके में आतंकियों के छिपे होने की मिली जानकारी। महाराष्ट्र के सीएम और डिप्टी सीएम के साथ किसान नेता रविकांत तुपकर ने की मुलाकात। कपास और सोयाबीन की फसलों के दाम बढ़ाने को लेकर की चर्चा। कानपुर में धार्मिक आयोजन की आड़ में फिल्मी गानों पर अश्लील डांस। महाराजपुर के नारायणपुर गांव का मामला। कानपुर शहर में तेंदुआ बना अफवाह। तेंदुआ गर्ल्स हॉस्टल के बाहर लगे सीसीटीवी में हुआ कैद। 1 महीने से तेंदुए के चलते दहशत में लोग। लखीमपुर खीरी में बाघ के डर से दहशत में लोग। जंगल छोड़कर ग्रामीण इलाकों में देखे जा रहे बाघ। बाघ को पकड़ने के लिए जुटी वन विभाग की टीम। सीतापुर में भाई ने भाई की धारदार हथियार से की हत्या। खेत में पेड़ लगाने को लेकर हुआ था विवाद। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। गाजियाबाद के विजयनगर इलाके में बदमाशों ने एक फैक्ट्री पर धावा बोलकर डकैती डाली। बदमाशों ने फैक्ट्री के अंदर धावा बोलकर गार्ड को बंधक बनाकर वारदात को अंजाम दिया। अभिनेत्री आम्रपाली दुबे के चोरी हुए मोबाइल और लाखों के गहने पुलिस ने किए बरामद। आरोपी पिता पुत्र को किया गिरफ्तार। 24 घंटे के अंदर चोरी की वारदात का खुलासा। शूटिंग के दौरान अयोध्या में हुई थी चोरी की घटना। कानपुर दुकानदारों को चोरी के शक में पुलिस ने बेरहमी से पिटाई कर दी। पिटाई से हाथों में सूजन के बाद नीले पड़े हाथ। मामला बढ़ता देख आरोपी को पुलिस ने छोड़ा। श्रद्धा की हत्या को सही ठहराने वाले युवक निकला विकास। बयान देते वक्त युवक ने नाम बताया था राशिद। बुलंदशहर के सिकंदराबाद का रहने वाला है विकास। नोएडा के हाइट पार्क सोसाइटी में दबंगों का आतंक। सोसाइटी में 2 पक्षों में जमकर चले लात घूसे मारपीट का वीडियो सामने आया। सोसाइटी निवासी निकलकर सड़क पर बैठे। गोरखपुर ज्वेलरी शॉप से लाखों की ज्वेलरी पर महिला ने किया हाथ साफ। सीसीटीवी में कैद हुई तस्वीर, वीडियो वायरल। कैंट थाना क्षेत्र के बलदेव प्लाजा में स्थित ज्वेलरी की दुकान पर चोरी। गाजियाबाद में बदमाश और पुलिस में मुठभेड़। बच्ची को किडनैप कर मौत के घाट उतारने वाले आरोपी गिरफ्तार। इससे पहले मामले में 3 बदमाशों को पुलिस ने पहले ही भेजा था। कुशीनगर में शातिर बदमाश और पुलिस में मुठभेड़। हत्या के मुकदमे में वांछित 25,000 के इनामी गिरफ्तार। बदमाश के पास एक बाइक, एक देसी तमंचा बरामद। तरिया सुजान थाना क्षेत्र के बाघाचोर बंधा के पास हुई मुठभेड़। बरेली में लव जिहाद का मामला सामने आया। मुस्लिम युवक ने छात्रा को बहला फुसला कर नशीला पदार्थ देकर किया दुष्कर्म। घटना की जानकारी होने पर हिंदू संगठनों में जबरदस्त आक्रोश। शाहजहांपुर में 12 वर्षीय किशोरी गला दबाकर निर्मम हत्या। घास काटने के लिए गई किशोरी का खेत शव से बरामद। पुलिस ने परिजनों की तहरीर पर दर्ज किया मुकदमा। मामले की जांच में जुटी पुलिस। बुलंदशहर में जमीनी विवाद में 2 लोगों को गोली लगने का मामला। दोनों ने खुद पर चलाई थी गोलियां। 4 लोगों को फंसाने का रचा षड्यंत्र। 4 चोरों पर दर्ज कराई थी FIR। उन्नाव बिजली चेकिंग के लिए आई बिजली टीम पर हमला करने वालों की तलाश में जुटी पुलिस। सदर कोतवाली के तालिब सराय मोहल्ले का मामला। कानपुर में संदिग्ध परिस्थितियों में 2 युवतियां एसिड से झुलसी। हल्दी के कार्यक्रम में नाच गाने के दौरान हुआ हादसा। पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुटी। हापुड़ में सड़क हादसे में छात्रा समेत 2 की मौत। आरोपी ट्रक चालक मौके से फरार। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। लखनऊ में युवक की सड़क हादसे में मौत। मृतक के परिजनों ने सड़क पर शव रखकर किया हंगामा। प्रशासन की तरफ से आश्वासन के बाद पीड़ित परिवार अंतिम संस्कार के लिए तैयार। हमीरपुर तेज रफ्तार ट्रक ने ऑटो को मारी जोरदार टक्कर। 1 की मौत, 5 घायल। शादी समारोह में शामिल होने जा रहे थे ऑटो सवार। राट कोतवाली क्षेत्र के साई मंदिर मार्ग का मामला। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अलीगढ़ को दी कई परियोजनाओं की सौगात। का 2 करोड़ युवाओं को बांटे जा रहे स्मार्टफोन। गरीबों के जीवन में आया बदलाव। अलीगढ़ में सीएम योगी ने जनसभा को किया संबोधित। का हर शख्स तक पहुंच रहा विकास। बिना भेदभाव के काम कर रही सरकार। कानून व्यवस्था को लेकर मुख्यमंत्री ने सपा सरकार पर बोला हमला। का पहले होता था गुंडे माफिया का राज, अब दंगाई चला रहे ठेला। इरफान सोलंकी मामले में जमानत की अर्जी नई तारीख 1 तारीख को फिर से अग्रिम जमानत पर होगी सुनवाई। इरफान सोलंकी पर जमीन कब्जाने और आगजनी का आरोप। कानपुर नगर निकाय चुनाव से पहले बसपा में टिकट पर संग्राम। टिकट दिलाने के नाम पर पैसे लेने का लगा आरोप। पूर्व जिलाध्यक्ष आनंद कुरील पर अकुरू गांव की शाहबानो बेगम ने लगाया। हल्द्वानी में सड़क मारपाटी होने से नाराज ग्रामीणों ने केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट का किया घेराव। बंद पड़ी सड़क को जल्द से जल्द खोलने की मांग की।
देहरादून में 37वीं नेशनल जूनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप में 10 रजत पदक जीतने वाले सचिन सिंह बोरा ने खेल मंत्री रेखा आर्य से मुलाकात की। रेखा आर्य ने एथलीट सचिन सिंह बोरा को बधाई। हरिद्वार जिला प्रशासन अवैध अतिक्रमण पर सख्त, प्रशासन ने अतिक्रमण को हटाने का अभियान शुरू किया। अतिक्रमण से पर्यटकों और स्थानीय लोगों को हो रही है परेशानी। जोशीमठ में फूलों की घाटी की निगरानी के लिए लगाए गए 19 कैमरे, वन तस्करों पर रहेगी पैनी नजर। उत्तराखंड कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा एक बयान सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। भाजपा पर लगाए चरित्र की हत्या की साजिश करने का। रुड़की दौरे पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला आईआईटी रुड़की के स्थापना दिवस में हुए शामिल। कार्यक्रम में आईआईटी निदेशक और विधायक प्रदीप बत्रा भी मौजूद रहे। हल्द्वानी में कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत ने पार्टी पदाधिकारियों के साथ बैठक की। पार्टी में गुटबाजी को लेकर बोले मंत्री धन सिंह रावत, पार्टी में नहीं है कोई गुटबाजी। देहरादून में सरकार के चिंतन शिविर के बाद बोली कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य, अब अधिकारियों में काम में आएगी तेजी, अधिकारी मंत्रियों के साथ समन्वय से करेंगे काम। उत्तराखंड भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने हरीश रावत की पदयात्रा पर कसा तंज, कहा अपना अस्तित्व बचाने के लिए पदयात्रा निकाल रही कांग्रेस, अस्तित्व विहीन हो चुकी है कांग्रेस। उत्तरकाशी के मंगसीर बगवाल में फिल्म अभिनेत्री मधुरिमा तुली ने किया डांस। गढ़वाली गाने गाकर फिल्म अभिनेत्री ने गढ़वाली प्रथा को जागरूक रखने का संदेश दिया। नेपाल में हुए चुनाव में धारचूला जिले में कांग्रेस गठबंधन का लहराए परचम। कांग्रेस गठबंधन से जुड़े कार्यकर्ता जीत से उत्साहित, कई जगहों पर ढोल नगाड़ों की धुन पर निकाले गए विजय जुलूस। जोशीमठ का मनोहर बाग इन दिनों खतरे की जद में, बिना बारिश के भी जगह जगह जमीन फटने और धंसने की घटनाएं सामने आ रही। खटीमा में अवैध रूप से भूमाफिया के प्लॉटिंग करने का मामला सामने आया। तहसीलदार ने अवैध रूप से मणिपुलिया को तोड़ने का दिया निर्देश। बड़कोट में दिव्यांग बच्चों की हड़ताल। पिछले 2 साल से विद्यालय में अनुदान न आने से बच्चों पर आर्थिक संकट, बच्चों के साथ विद्यालय संचालक समेत अभिभावक भी धरने पर। पिथौरागढ़ में डीएम कार्यालय पर शव रखकर कार्रवाई की मांग को लेकर धरना प्रदर्शन। भीम आर्मी के कार्यकर्ता SC/ST एक्ट में कार्रवाई करके मांग। पानी की टंकी के पास 46 साल के शख्स की शव फेंककर हत्यारे गए। देवरिया में ड्रेस कोड के उल्लंघन पर डीएम ने की DGC को बैठक से बाहर, कुर्ता पैजामा पहनने पर जताई नाराजगी। अमेठी में निकाय चुनाव के बहिष्कार की लगी होर्डिंग। ग्रामीणों ने वार्ड के बाहर लगाया चुनाव बहिष्कार का बोर्ड। भाजपा के नगर पंचायत अध्यक्ष और भाजपा के ही सभासद। वाराणसी नगर निगम गंदगी करने वालों पर सख्त। नगर निगम ने जारी की एडवाइजरी, गंदगी करने वालों पर निगम पैनी नजर रखेगा। लखीमपुर खीरी में दलित बहनों से रेप के बाद हत्या मामले में पीड़ित परिवार की नाराजगी सामने आई। यूपी कांग्रेस कमेटी का 2 लाख का चेक, कांग्रेस MLA वीरेंद्र कुमार चौधरी का 1 लाख का चेक और यूपी नवनिर्माण सेना के सदर अमित जानी का 1 लाख का चेक बाउंस। बस्ती जिले की रुदौली तहसील में SDM के नेतृत्व भूमाफिया पर कार्रवाई। सरकारी जमीन पर बुलडोजर चलाकर खाली कराया गया कब्जा। कानपुर में झोला छाप डॉक्टर की इलाज से हुई मौत के बाद बवाल। अधिकारियों ने मामले में सख्ती दिखाई। फर्जी क्लिनिक पर लगाए ताले, क्लिनिक छोड़कर भागे झोला छाप। सीतापुर में अपना दल एस के राष्ट्रीय महासचिव RP सिंह पटेल ने सदस्यता अभियान को लेकर समीक्षा बैठक की। कहा निकाय चुनाव में जीतने वाली जगहों से उतारेंगे प्रत्याशी। जालौन में राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान का केंद्रीय मंत्री भानु प्रताप वर्मा ने किया उद्घाटन। केंद्रीय मंत्री ने कहा सूबे में आने वाली पीढ़ी को आत्मनिर्भर बनाने के लिए तकनीकी शिक्षा को दिया जा रहा है बढ़ावा। बलिया में जिला अस्पताल में इमरजेंसी वार्ड में एम्बुलेंस चालक के एक मरीज को इंजेक्शन लगाने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। मुख्य चिकित्सा अधीक्षक ने डॉक्टर और फार्मासिस्ट से मांगा जवाब। लखनऊ में बहुचर्चित केस कमलेश तिवारी हत्याकांड का मामला। सालों बीत जाने के बाद भी परिवार को नहीं मिला न्याय। बिजली सेवा में देरी पर अब देना पड़ेगा मुआवजा। आपूर्ति बाधा, बिल गड़बड़ी दूर करने पर लेट अवधि भी पड़ेगी भारी। ट्रांसफार्मर या तार बदलने में भी देरी पर देना होगा मुआवजा। मुरादाबाद शहर का मास्टर प्लान हुआ पास। 200 एकड़ में बनेगा शिल्पग्राम। मास्टर प्लान को लेकर पिछले कई महीनों से लगाई जा रही तमाम तरह की अटकलें। लखीमपुर खीरी में दलित बहनों के रेप के बाद हत्या का मामला। पीड़ित परिवार को दिए गए आर्थिक मदद का चेक बाउंस। कांग्रेस MLA वीरेंद्र चौधरी से मिला 1 लाख का चेक, सिग्नेचर मैच न होने से रिजेक्ट हो गया। गाजीपुर में अवैध बालू माफियाओं ने तोड़ा बैरियर। हाई गेट बैरियर को 24 घंटे के अंदर ही तोड़कर ध्वस्त कर दिया। फतेहपुर में SDM ने बीज भंडार की दुकान की छापेमारी की। खाद और बीज की ओवरटेकिंग की सूचना पर मारा छापा। SDM नकली खाद होने की आशंका पर खाद के नमूने को जांच के लिए भेजा। कनाडा में भारतीय मूल के युवक की चाकू मारकर हत्या। स्कूल के पार्किंग में हमलावर नाबालिग लड़के ने दिया वारदात को अंजाम। चश्मदीदों ने संदिग्ध को पकड़ा। मृतक लड़की की पहचान महकप्रीत सेठी के रूप में हुई। रूस के करीमस्क शहर में एक शख्स ने की गोलीबारी। गोली लगने से 4 लोगों की मौत, मरने वालों में हमलावर भी शामिल। यूक्रेन के खिरसान रूस का मिसाइल से हमले में 4 लोगों की मौत, 10 लोग घायल। अखिलेश और शिवपाल यादव के बीच दूरियां खत्म होने के बाद अब शिवपाल यादव ने मैनपुरी में बहू डिंपल यादव को जिताने के लिए खुद प्रचार शुरू कर दिया। मैनपुरी लोकसभा उपचुनाव के ऐलान के बाद भी ये तय नहीं था कि शिवपाल यादव डिंपल यादव के लिए प्रचार करेंगे या नहीं, लेकिन तमाम आशंकाओं को दरकिनार कर शिवपाल यादव भी बहू की जीत पक्की करने के लिए मोर्चा संभाल चुके हैं। शिवपाल यादव ने जसवंत नगर में जनसंपर्क के दौरान
परिवार में एकता को लेकर बड़ा बयान दिया। हमने तुम गवाह है ना हमारी, अगर अगले गड़बड़ करे तो हमारे साथ ही हनुमान के साथी रही ठीक करेंगे। शिवपाल यादव ने कहा कि उनकी बहू डिम्पल यादव ने उन्हें फोन करके चुनाव लड़ने की बात कही थी और चाचा से चुनाव प्रचार में शामिल होने की गुजारिश की थी, जिसके बाद शिवपाल यादव तमाम दूरियों को मिटाते हुए खुद प्रचार अभियान में शामिल हो गए। बहू ने टेलीफोन किया, चाचा हम लड़ेंगे, आ जाओ। हाँ, अब एक ही साथ। मैनपुरी लोकसभा उपचुनाव पूरे मुलायम परिवार की प्रतिष्ठा से जुड़ा हुआ है, इसलिए अब शिवपाल यादव खुद जसवंत नगर समेत तमाम क्षेत्रों में लोगों से मिलकर बहू को बम्पर वोटों से जिताने की अपील कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी के लिए मैनपुरी में न सिर्फ मुलायम सिंह यादव की विरासत दांव पर लगी है, बल्कि डिम्पल की नजर 70 साल पुराने एक रिकॉर्ड पर भी है। इसलिए मैनपुरी उपचुनाव में सपा ने अपनी पूरी ताकत झोंक रखी है। उम्मीदवार डिम्पल यादव ने इटावा के हैवरा में आज रोड शो किया और जनसंपर्क के जरिए घर घर जाकर लोगों से मिली। डिम्पल यादव के काफिले के साथ शिवपाल यादव के बेटे आदित्य यादव भी थे। इटावा में मैनपुरी उपचुनाव के लिए सपा प्रत्याशी डिम्पल यादव ने करीब दर्जन भर ग्रामीण इलाकों में नुक्कड़ सभाएं की, मतदाताओं से अपने पक्ष में वोट करने की अपील की। ये तो हमारा घर है, नेहरू जी का घर है यहाँ। लोग 5 तारीख को बटन दबाए जाएंगे, तब आप देखेंगे ऐसी ऐतिहासिक जीत होगी। सपा संस्थापक मुलायम सिंह यादव के निधन से खाली हुई मैनपुरी उपचुनाव में डिम्पल यादव पर मिथक तोड़ने की चुनौती है। दरअसल मैनपुरी लोकसभा चुनाव पर 1952 से आज तक कोई भी महिला प्रत्याशी जीत नहीं सकी। समाजवादी पार्टी मैनपुरी में जीत के लिए आश्वस्त दिखाई दे रही है। इसके बावजूद सैफई परिवार अपने गढ़ को बचाने के लिए दिन रात एक कर सभाएं कर रहे हैं। डिम्पल यादव के समर्थन में चाचा भतीजे एक हो गए हैं, इसलिए ही नो वुमेन्स लैंड मैनपुरी का उपचुनाव सुर्खियों में है। वहीं मुजफ्फरनगर की खतौली सीट पर इन दोनों रालोद प्रत्याशी मदन भैया घर घर घूमकर वोट मांग रहे हैं, तो दूसरी तरफ भाजपा की राजकुमारी सैनी ने वोटों के लिए झोली फैला दी। मुजफ्फरनगर की खतौली विधानसभा सीट उपचुनाव में भाजपा की राजकुमारी सैनी और सपा आरएलडी के प्रत्याशी मदन भैया ने प्रचार में ताकत झोंक रखी है। राजकुमारी सैनी ने अपने प्रचार अभियान के दौरान आयोजित एक जनसभा में मंच पर झोली फैलाकर जनता से वोट देने की अपील कर दी। और मैं आपसे झोली फैलाकर भीख मांगती हूँ कि भारी से भारी वोट मिलाकर मुझे विजयी बनाए। राजकुमारी सैनी के प्रचार अभियान को धार देने के लिए डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य भी खतौली पहुंचे और दावा किया कि खतौली विधानसभा सीट पर भाजपा का कब्जा बरकरार रहेगा। राजकुमारी सैनी जी को जिताइए और जो गठबंधन का प्रत्याशी जरा उसकी जमानत जब्त करके या बता दीजिए कि जिन्हें हमारे किशोर की दो। वहीं आरएलडी प्रत्याशी मदन भैया को घेरने के लिए गाजियाबाद के लोनी से विधायक नंद किशोर गुर्जर ने भी खतौली में ही डेरा डाल रखा है। ये खतौली में डेवलपमेंट हुआ तभी तो दोबारा विक्रम सिंह बने, दुर्भाग्य है, माननीय न्यायालय का फैसला मानना पड़ता है। बात करते हैं मुजफ्फरनगर की खतौली सीट पर टक्कर भाजपा और आरएलडी प्रत्याशी के बीच है, लेकिन मुजफ्फरनगर में एक और शख्स उपचुनाव में खासा सक्रिय है। नोएडा में महिला को गाली देने और बदसलूकी का आरोपी श्रीकांत त्यागी न तो चुनाव लड़ रहा है और न ही अधिकृत रूप से किसी पार्टी से जुड़ा है, लेकिन उपचुनाव के ऐलान के बाद से श्रीकांत त्यागी लगातार मुजफ्फरनगर में सक्रिय है और भाजपा के खिलाफ माहौल बनाने में जुटा हुआ है। समाज ने भाजपा को नकार दिया है पूर्णतः और भाजपा के प्रत्याशी चुनाव हार गए। अब 8 तारीख को फैसला किया जाएगा। मुजफ्फरनगर की राजनीति में त्यागी समाज का भी खासा दखल है, इसीलिए खतौली उपचुनाव के ऐलान के बाद से श्रीकांत त्यागी लगातार मुजफ्फरनगर का दौरा कर रहा है और त्यागी बहुल गांव में जाकर अपने खिलाफ हुई कानूनी कार्रवाई को पूरे त्यागी समाज से जोड़ते हुए सरकार पर त्यागी समाज के उत्पीड़न की बात कर रहा है। श्रीकांत त्यागी नोएडा ग्रैंड ओमेक सोसाइटी में महिला से बदसलूकी के आरोप में गिरफ्तार किया गया था और इसी मामले में गैंगस्टर एक्ट लगने के बाद श्रीकांत त्यागी को जेल में रहना पड़ा। समाज का जो अपराधीकरण किया जा रहा है और हमारे समाज को एक अपनी धरोहर बताने वाली भाजपा इस धरोहर का जो ख्याल नहीं रख पा रही है। जमानत पर रिहा होने के बाद लगातार श्रीकांत त्यागी भाजपा के खिलाफ मोर्चा खोले हुए हैं। बात करते हैं प्रशासन की। यूपी में आगरा, गाजियाबाद और प्रयागराज में भी पुलिस कमिश्नर प्रणाली लागू कर दी गई। सीएम योगी के सरकारी आवास पर सुबह 10 बजे हुई कैबिनेट बैठक में इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई। सबसे पहले लखनऊ और नोएडा में पुलिस कमिश्नर प्रणाली लागू की गई थी। इसके बाद कानपुर और वाराणसी में इसे लागू किया गया। अब यूपी के 7 जिलों में पुलिस कमिश्नर प्रणाली लागू होगी। लखनऊ, वाराणसी, कानपुर, गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद, आगरा और प्रयागराज। दरअसल आगरा और गाजियाबाद देश के उन शहरों में शुमार हैं जिनकी आबादी 15 लाख से ज्यादा है, जहां पुलिस आयुक्त व्यवस्था लागू नहीं है। शुक्रवार को उत्तर प्रदेश सरकार ने गाजियाबाद और आगरा में ये व्यवस्था लागू कर दी है।
सीएम योगी ने ट्वीट कर नए कमिश्नरेट बनने पर जनता को बधाई दी है। पुलिस कमिश्नरेट सिस्टम लागू होने पर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने भी खुशी जताई है। निश्चित तौर से यह बहुत ही सराहनीय कदम है। आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में आज कैबिनेट की बैठक में प्रयागराज को, गाजियाबाद को, आगरा को पुलिस कमिश्नरी सिस्टम का हिस्सा बनाया गया है। यूपी सरकार औद्योगिक शहरों को मजबूत करने में जुटी है। सीएम ने साल 2027 तक राज्य की अर्थव्यवस्था को 1 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंचाने का बीड़ा उठाया है। ऐसे में ये बेहद जरूरी है कि औद्योगिक महानगरों में शांति रहे, कानून व्यवस्था कायम रहे। पुलिसिंग के बाद अब बात करते हैं प्रशासन की। पूर्वांचल के बाद अब सीएम योगी पश्चिमांचल के दौरे पर है, जहां पर उन्होंने अलीगढ़ और फिरोजाबाद में प्रबुद्धजनों के सम्मेलन को संबोधित किया, विकास की सौगात दी। अलीगढ़ को शुक्रवार के दिन बड़ी सौगात मिली। सीएम योगी ने 75 करोड़ से ज्यादा की योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। नुमाइश मैदान में प्रबुद्धजनों के सम्मेलन को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि यूपी के विकास का बड़ा रास्ता अलीगढ़ से होकर ही जाता है। देश का सबसे बड़ा एयरपोर्ट केवड़ में बन रहा है और देश का सबसे बड़ा एक्सप्रेसवे गंगा एक्सप्रेसवे भी यहीं से होकर के जा रहा है। अलीगढ़ के बाद सीएम फिरोजाबाद पहुंचे। यहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 269 करोड़ रुपए की 248 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। मुख्यमंत्री ने गरीब महिलाओं को घरों की चाबी सौंपी, साथ ही पढ़ने वाली छात्राओं को स्मार्टफोन बांटा। केंद्र और प्रदेश की योजनाओं का जिक्र करते हुए सीएम ने कहा कि इन योजनाओं का लाभ समाज के सभी वर्ग और तबके तक बिना किसी भेदभाव के पहुँच रहा है। तो सरकार विकास का दावा कर रही, विपक्ष अपनी राजनीति कर रहा है। प्रयागराज में छात्रों के आंदोलन पर सियासी रंग चढ़ चुका है। छात्रों के आंदोलन में अब सपा विधायक पल्लवी पटेल एंट्री ले चुके हैं। 4 गुना फीस बढ़ोतरी के खिलाफ इलाहाबाद सेंट्रल विश्वविद्यालय के छात्र पिछले 81 दिन से आंदोलन कर रहे हैं। छात्रों के आंदोलन को समर्थन करने सपा के विधायक पल्लवी पटेल भी विश्वविद्यालय पहुंची और छात्रों के अनशन में शामिल हुई। इस दौरान पल्लवी पटेल ने बीजेपी पर प्रहार करते हुए छात्रों से वादा किया कि इस लड़ाई में पूरी तरह उनके साथ हैं। पूरे आंदोलन में मैं अपने छात्रों के साथ पहले दिन से हूं, लगातार उनके कांटेक्ट में हूं और मैं ये मानती हूं कि जितना मैंने इस आंदोलन को समझा है, इसको अभी और धार देने की जरूरत है, अभी इसको और बड़ा भव्य रूप देने की जरूरत है। दरअसल इलाहाबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी प्रशासन ने 31 अगस्त को कार्य परिषद की बैठक बुलाकर रेगुलर कोर्स की फीस 4 गुना तक बढ़ा दी थी। इसके साथ ही पीएचडी की फीस 15 गुना बढ़ाई गई थी। इसके विरोध में विश्वविद्यालय के छात्र लगातार आंदोलन कर रहे हैं। छात्रों ने 5 सितंबर को आमरण अनशन शुरू किया था, जो अब तक जारी है। प्रॉपर्टी विवाद में पड़ोसी महिला का घर फूंकने के मामले में विधायक इरफान सोलंकी की जमानत अर्जी पर कानपुर में सुनवाई हुई। जहां केस डायरी और सीडी न होने की वजह से अगली सुनवाई 1 दिसंबर तक टल गई है। सरकारी वकील ने कोर्ट से तथ्यों को परखने के लिए और वक्त मांगा। इस पर इरफान के वकील ने तुरंत अपने दोनों मुवक्किलों को अग्रिम जमानत देने की अपील की, लेकिन जज ने डिफेंस के वकील को बड़ी ताकीद देते हुए जिला जज संदीप जैन ने अगली सुनवाई के लिए 1 दिसंबर की तिथि नियत कर दी है। जिला जज की कोर्ट में 1 दिसंबर को सुनवाई होगी। आगजनी, रंगदारी समेत कई मामले में आरोपी हैं। 7 नवंबर की रात नजीर फातिमा के प्लॉट में आग लगी थी। पीड़ित महिला ने दोनों भाइयों पर केस दर्ज कराया। केस दर्ज होने के बाद से दोनों भाई फरार चल रहे हैं। दोनों के खिलाफ पहले से ही गैर जमानती वारंट जारी है। इस पर कोर्ट ने कहा कि 1/12 तक अगर सीडी और कमेंट्स नहीं आएंगे तो 1/12 को हम बेल दे देंगे। इधर पुलिस लगातार दोनों भाइयों को तलाश रही है। सूत्रों के मुताबिक 2 दिन पहले विधायक की लोकेशन दक्षिण भारत के एक शहर में मिली थी, जबकि इससे पहले दोनों की लोकेशन महाराष्ट्र में भी मिली थी, जिसके लिए पुलिस की एक टीम मंगलवार को महाराष्ट्र भी गई थी। अग्रिम जमानत के लिए इरफान सोलंकी और उनके भाई रिजवान सोलंकी के लिए एक अगली डेट दी गई है 1 दिसंबर की। 1 दिसंबर को फिर से सुनवाई होगी। वहीं लखीमपुर खीरी में दलित बहनों से रेप के बाद हत्या के केस को लेकर खूब वादे हुए थे, लेकिन उन्हीं वादों की हकीकत क्या है, ये जानकर आप हैरान पड़ जाएंगे। हत्याकांड के बाद परिवार को आर्थिक मदद के तौर पर 3 लाख रुपए का चेक दिया गया था। खूब सियासी मजमा लगा, लेकिन जब इन्हें भुनाने की बारी आई तो सबके सब बाउंस हो गए। ये सभी चेक पीड़ित परिवार को 15 सितंबर को सौंपे गए थे। जो डॉक्यूमेंट्री प्रूफ आप लोग के पास अवेलेबल है, उसके बिहाफ पे चेक वापस हुई है और उसके साथ रीजन अटैच्ड है। उस लेटर में पार्टी को अवेलेबल करा दी गई है। दरअसल लखीमपुर में इसी साल 14 सितंबर को 2 दलित बहनों की रेप के बाद हत्या कर दी गई। बहनों की हत्या के बाद उनका शव पेड़ से लटका मिला। नेताओं के साथ साथ प्रशासन की ओर से भी कई तरह के आश्वासन मिले, लेकिन पीड़ित परिवार का आरोप है कि प्रशासन ने लिखित में जो दिया था वो अभी तक नहीं मिला। देखे गए थे वो भी बाउंस हो गई हैं। किसकी चेक थी वो? कांग्रेस पार्टी। कितनी चेकें थी? जी 3 थी, 1 चेक तो उसमें से आई है।
मामला सुर्खियों में आया तब कांग्रेस के ब्लॉक उपाध्यक्ष राहुल वर्मा पीरियड के घर पहुंचे और दोबारा चेक मिलने का आश्वासन दिया। और चलिए बात करते हैं आपकी सेहत की। जो दवा आपकी सेहत को सुधारती है, जो दवा आपकी जिंदगी को बचाती है, उस दवा को लेकर एबीपी गंगा की पड़ताल में चौंकाने वाले तथ्य सामने आए। उत्तर प्रदेश में नकली दवाओं को बनाने वाले गिरोह का नेक्सस बड़ा हो गया है। दूसरे राज्यों से लाकर नकली दवाओं को यहां पर खपाया जा रहा है। हाल ही में 11 नवंबर को गाजियाबाद में नकली दवा के गिरोह से जुड़े कुछ लोगों को पकड़ा गया। छानबीन में मौके से करीब 5 करोड़ की दवाएं बरामद हुई, जिसमें बांग्लादेश, कंबोडिया में बनी दवाएं और नकली रैपर बनाने वाली मशीन भी मिली है। कैंसर की एंटी ड्रग महंगी होने के चलते नकली दवाओं का कारोबार करने वालों को भी इसमें मोटी कमाई दिखती है। यही वजह है कि अपने मुनाफे के चलते वो किसी की जान से खिलवाड़ करने में भी बिल्कुल संकोच नहीं करते। यूपी के ड्रग कंट्रोलर के मुताबिक गिरोह को चलाने वाले जो लोग पकड़े गए काफी पढ़े लिखे हैं। उन्होंने MBBS और BTech तक की डिग्री हासिल कर रखी है। तो उसमें जो वहाँ दवाइयाँ पकड़ी गई हैं उसका हमने अलर्ट जारी किया है पूरे प्रदेश में, ताकि वो बैच नंबर की सभी दवाइयाँ यदि किसी क्षेत्र में हो तो उस पर निगरानी रखी जा सके। अनुमान के मुताबिक यूपी में एंटी कैंसर दवाओं का कारोबार करीब 25 करोड़ का है। कीमोथेरेपी में इस्तेमाल होने वाली दवा की एक डोज 10 से 30 हजार तक आती है। औषधि विभाग के सूत्रों की माने तो सिर्फ गाजियाबाद और आगरा ही नहीं बल्कि लखनऊ के रास्ते भी इन दवाओं को प्रदेश के अलग अलग हिस्सों तक पहुँचाया जा रहा है। यूपी की योगी सरकार का बाहुबली और माफिया पर एक्शन लगातार जारी। इस कड़ी में गुजरात के साबरमती जेल में बंद बाहुबली पूर्व सांसद अतीक अहमद के खिलाफ भी एक बड़ी कार्रवाई की गई। पुलिस ने प्रयागराज के कसारी मसारी और चकिया इलाके में 6 करोड़ 60 लाख की संपत्ति कुर्क कर दी। आरोप है कि ये जमीन अतीक अहमद ने अपराध से अर्जित धन से खरीदी थी। गैंगस्टर एक्ट के तहत दर्ज मुकदमे में विवेचना के दौरान धूमनगंज पुलिस को इस प्रॉपर्टी का पता चला था। राजस्व टीम से सत्यापन कराने के बाद डीएम प्रयागराज से कुर्की की अनुमति मांगी गई थी। प्रयागराज के जिलाधिकारी संजय खत्री ने 21 नवंबर को ही इस प्रॉपर्टी को कुर्क करने की इजाजत दे दी थी, जिसके बाद शुक्रवार को एसपी सिटी संतोष कुमार मीणा के नेतृत्व में कई थानों की पुलिस फोर्स की मौजूदगी में कुर्की की कार्रवाई को अंजाम दिया गया। जो अपराध से अर्जित संपत्ति, ये अपराध से जो धन उन्होंने कमाया उसी से ये संपत्ति खरीदी गई, इसी को फिलहाल कुर्क किया जा रहा है। 11.5 बिस्वा ये जमीन थी, जिसकी बाजारू कीमत की अगर हम बात करें तो उसका अनुमानित जो मूल्य है वो तकरीबन 6 करोड़ 60 लाख रुपए है। बुधवार को भी पुलिस ने माफिया अतीक अहमद की 123 करोड़ की संपत्ति को कुर्क किया था। बाहुबली पूर्व सांसद अतीक अहमद के खिलाफ अब तक तकरीबन 6 अरब से ज्यादा की कार्रवाई हो चुकी है, जबकि अतीक अहमद और उसके करीबियों और गैंग को मिला लें तो 12 अरब से ज्यादा की कार्रवाई हो चुकी है। गोरखपुर के ज्वेलरी शॉप में एक महिला ने इतने शातिराना तरीके से चोरी की वारदात को अंजाम दिया कि किसी को शक तक नहीं हुआ, लेकिन तीसरी आंख ने सब देख लिया। बलदेव प्लाजा में गहने की एक दुकान में 3 महिलाएं और एक लड़की खरीदारी करते हुए दिखाई दे रही हैं, लेकिन हरे रंग की साड़ी पहनी महिला की मंशा खरीदारी की नहीं बल्कि कुछ और है। सबसे साइड में बैठी महिला अधेड़ उम्र की है। उसने चेहरे पर मास्क भी लगा रखा है, काला चश्मा भी चढ़ाया हुआ है। दुकान में पहुंचते ही उसने गले के हार देखना शुरू किया। दुकानदार भी तरह तरह के डिजाइन के गहने दिखा रहा है, लेकिन इसी बीच शातिर महिला गहने के एक डिब्बे के ऊपर एक दूसरा गहने का डिब्बा रख देती है और बड़ी चालाकी से महिला नीचे वाले डिब्बे को अपनी गोद में उतारती है और ऊपर वाला डिब्बा फिर काउंटर पर रख देती है। गोद में रखे डिब्बे को महिला झट से अपनी साड़ी में छिपा लेती है और फिर गहना देखने के बहाने दुकानदार को अपनी बातों में उलझाती है। कुछ कहते हुए महिला दुकान से गहने का डिब्बा चुराकर आराम से बाहर निकल जाती है। चोरी की यह वारदात 17 नवंबर की है। चोरी की वारदात का सीसीटीवी फुटेज सोशल मीडिया पर सामने आ गया है। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं सत्याग्रह। अब देखते हैं उत्तराखंड का घड़ी घड़ी घमासान। उत्तराखंड की राजनीति में आज नया डेवलपमेंट देखने को मिला है। राज्य के पूर्व विधायकों ने खुद एक संगठन बना लिया है, जिनमें कुल 30 से 35 विधायक शामिल हैं, जिसमें धुर विरोधी दल भाजपा, कांग्रेस और उत्तराखंड क्रांति दल के पूर्व विधायक शामिल हैं, जिसका अध्यक्ष भाजपा के पूर्व विधायक लखीराम जोशी को बनाया गया। लखीराम जोशी त्रिवेंद्र सरकार में कई मुद्दों को लेकर मोर्चा खोल चुके थे। सबका इसमें सहयोग और इसमें सुझाव लेकर के हम लोग जो है प्रदेश हित में जो भी उचित होगा वो कार्य करेंगे, और इसमें कोई राजनीतिक मंच नहीं है। एक प्रकार से हमने सभी पूर्व विधायकों को एक साथ आकर के और प्रदेश की विकास में अपनी सहभागिता सुनिश्चित करने के लिए हमने ये प्रयास किया है। हालांकि भाजपा ने इशारा कर दिया है कि पार्टी संगठन के दायरे में रहकर पार्टी के कार्यकर्ताओं को काम करना होता है। कहा गया कि विधायक अपने अधिकारों के लिए एक संगठन बनाएंगे और अपनी सुविधाओं के लिए लड़ेंगे, तो मैं समझता हूं कि इसमें विधायकों को पुनः विचार करना चाहिए। उत्तराखंड के राजनीतिक इतिहास में पहली बार पूर्व विधायक इस तरह एकजुटता दिखा रहे हैं। खास बात यह है कि इसमें बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही दलों कुछ पूर्व विधायक शामिल हैं।
संगठन में शामिल विधायकों का कहना है कि वो संगठित होकर सरकार को सुझाव देने का काम करेंगे, लेकिन राजनीतिक गलियारे में इस तरह के सियासी अर्थ निकाले जा रहे हैं और उत्तराखंड में सियासी हलचल बढ़ गई है। तो एक तरफ विधायकों को मोर्चाबंदी है तो उत्तरकाशी में एकमात्र दृष्टिबाधित छात्रावास के छात्रों को मजबूरन पढ़ाई की बजाय प्रदर्शन करना पड़ रहा है और इसकी वजह उनकी मांगों की अनदेखी। हम किसी से कम नहीं, सक्षम हैं, अक्षम नहीं जैसे स्लोगन लिखी तख्तियों के साथ छात्रों ने प्रदर्शन किया। अपने भविष्य की चिंता को लेकर बड़ी संख्या में छात्र धरने पर बैठे। विद्यालय के टीचर और कुछ अभिभावक भी छात्रों के इस आंदोलन में उनके साथ हैं। दरअसल तुनालका में मौजूद दृष्टिबाधित छात्रावास पिछले 15 सालों से संचालित है, जिसमें सरकार की तरफ से बच्चों की देखभाल और शिक्षा के लिए अनुदान मिलता रहा था, लेकिन पिछले 2 सालों से विद्यालय को कोई अनुदान नहीं मिला, जिससे विद्यालय पर आर्थिक संकट है। क्यों इस प्रकार का दुख दिया जा रहा है? जब पढ़ने का अधिकार देखने वाले बच्चों का है तो हमारा क्यों नहीं? हमारी पढ़ाई क्यों रुकाई जा रही है? बड़कोट के इस स्कूल में अनुदान न आने से विद्यालय समिति करीब 16 लाख के कर्ज में आ गया है। लिहाजा छात्रों की मांग है कि सरकार उनकी समस्या जल्द से जल्द दूर करे। प्रदर्शन को देखते हुए प्रशासन ने समस्या के निदान का भरोसा दिलाया है। इनके द्वारा एक ज्ञापन प्रस्तुत किया गया, पूर्व में उच्च अधिकारियों को भेजा गया है। आर्थिक सहायता चाह रहे हैं तो हमने जो है माननीय मुख्यमंत्री राहत कोष के लिए जो है प्रस्तावित कर दिया है। उत्तर प्रदेश की तस्वीर आपने देख ली, अब चलिए देखते हैं देश में कहां चल रहा है घड़ी घड़ी घमासान। पश्चिम बंगाल विधानसभा में 7 मिनट की मुलाकात में कुछ ऐसा हुआ जिसे देखकर राजनीतिक पंडित भी हैरान। दरअसल विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी को मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने चाय का निमंत्रण दिया। आमंत्रण स्वीकार कर शुभेंदु विधायक अग्निमित्रा पॉल और मनोज टिग्गा के साथ विधानसभा स्थित सीएम के कमरे में गए। दोनों के बीच लगभग 7 मिनट की मुलाकात हुई, बातचीत भी हुई, जिसे लेकर कयासों का दौर शुरू हो गया है। बंगाल सीएम ने मार्शल के जरिए शुभेंदु को मिलने का संदेश भिजवाया था। शुभेंदु अधिकारी को बताया कि वो मिलते जाएंगे, लेकिन अकेले नहीं, उनके साथ दूसरे भी 2 विधायक जाएंगे। इसके कुछ देर बाद शुभेंदु अधिकारी पार्टी विधायक अग्निमित्रा पॉल और मनोज टिग्गा के साथ गए। साल 2020 में भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने से पहले शुभेंदु अधिकारी तृणमूल कांग्रेस की तरफ से ममता बनर्जी सरकार में मंत्री थे। इससे पहले विधानसभा में विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी नए राज्यपाल के शपथ ग्रहण में राज्य सरकार की व्यवस्था को लेकर नाराजगी जताई थी। वहीं दिल्ली नगर निगम चुनाव को लेकर भाजपा और आम आदमी पार्टी के बीच जुबानी जंग लड़ाई बढ़ गई है। अब साजिश के आरोपों तक ये मामला पहुंच गया। दिल्ली में एमसीडी के दंगल के बीच आम आदमी पार्टी के नेता मनीष सिसोदिया ने भाजपा पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की हत्या की साजिश रचने का आरोप लगा दिया। स्कूल में तथाकथित कोई घोटाला हुआ, उसकी कोई विजिलेंस रिपोर्ट है, वो अभी अखबार में मैं पढ़ रहा था कि वो चीफ सेक्रेटरी के पास गई है और वो मीडिया के पास है। वो मिनिस्टर को नहीं बताई गई, वो सीडीओ को नहीं दी गई, जो देश के विजिलेंस डिपार्टमेंट है उनको नहीं दी गई। दरअसल भाजपा सांसद मनोज तिवारी ने गुरुवार को एक ट्वीट किया था, जिसमें आपके एक विधायक की पिटाई का जिक्र करते हुए लिखा था कि दिल्ली के लोग घोटालों और मसाज कांड जैसे मुद्दों से नाराज हैं। ऐसे में सीएम केजरीवाल के साथ भी ऐसा न हो, उन्हें न्यायालय ही सजा दे। सिसोदिया की प्रेस कॉन्फ्रेंस के 10 मिनट के भीतर ही मनोज तिवारी ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की और सिसोदिया के आरोपों का जवाब दिया। हम चाहते हैं सजा किसी को भी अगर उसके कुकर्मों की हो, पापों की हो, तो सजा न्यायालय दे। मनीष सिसोदिया ने अपने आरोपों में कहा कि गुजरात और एमसीडी चुनाव में हार के डर से भाजपा बौखला गई है। इसी वजह से भाजपा सांसद मनोज तिवारी खुलेआम अपने गुंडों को अरविंद केजरीवाल पर हमला करने के लिए कह रहे हैं और भाजपा ने इसकी पूरी योजना तैयार कर ली। इसके बाद अब देखते हैं विदेश में कहां चल रहा है घड़ी घड़ी घमासान। बीते कुछ दिनों से लगातार हो रही बारिश से पूरे साल तपते रहने वाले सऊदी अरब के कुछ शहरों में बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए। पानी में तेज बहाव के साथ एक के ऊपर एक बहती चली जा रही गाड़ियों की तस्वीरें सऊदी अरब के जिद्दा शहर की हैं, जहां 6 घंटे तक लगातार ऐसी बारिश हुई कि पूरा शहर पानी पानी हो गया। सऊदी नागरिक सुरक्षा विभाग के मुताबिक गुरुवार को आई बाढ़ की चपेट में आने से जिद्दा में 2 लोगों की मौत हो गई। जिद्दा में गुरुवार को सुबह 8 बजे से लेकर दोपहर 2 बजे तक रिकॉर्ड 189 मिलीलीटर की बारिश हुई, जिसके चलते पूरा जिद्दा शहर बाढ़ की चपेट में आ गया और बाढ़ के पानी का बहाव इतना तेज हो गया कि सड़कों के किनारे और घरों के बाहर खड़ी एक से बढ़कर एक बेशकीमती गाड़ियों को भी अपने साथ बहाने लगा। बाढ़ के पानी से घिरे जिद्दा शहर में लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया जा रहा है और सऊदी नागरिक सुरक्षा विभाग लगातार प्रभावित इलाकों में रेस्क्यू ऑपरेशन चला रहा है। बाढ़ के जैसे हालात को देखते हुए
जिद्दा के किंग अब्दुल अजीज इंटरनेशनल एयरपोर्ट के अलावा शहर के स्कूलों और सऊदी अरब के धार्मिक केंद्र मक्का की तरफ जाने वाली सड़कों को भी रोक दिया गया है। यूक्रेन में रूस के खिलाफ यूक्रेन सेना ने जवाबी कार्रवाई तेज कर दी है ताकि जल्द से जल्द रूस की सेना को पीछे धकेला जा सके। यूक्रेन के खिरसान शहर में इन दिनों रूसी और यूक्रेनी सैनिकों के बीच भिड़ंत और तेज हो गई है। खिरसान में निप्रो नदी के नजदीक तैनात रूसी टुकड़ियों पर यूक्रेन के सैनिक सेल्फ प्रोपेल्ड गन से लगातार हमले कर रहे हैं। यूक्रेनी आर्मी रूस के सैनिकों को निशाना बनाने के लिए ड्रोन कैमरों का इस्तेमाल कर रही है और सटीक लोकेशन मिलते ही रूसी ठिकानों पर एसपीजी और मोर्टार्स के गोले दाग दिए गए। 2 हफ्ते पहले रूसी सैनिकों ने खिरसान से पीछे हटने का ऐलान किया था, लेकिन निप्रो नदी के पूर्वी किनारे पर अब भी रूसी सैनिकों ने पोजीशन ले रखी है। लेकिन यूक्रेनी सेना ने अब निप्रो नदी के पार तैनात रूसी सेना को ज्यादा से ज्यादा नुकसान पहुंचाने की योजना के तहत अपने हमले और तेज कर दिए हैं। यूक्रेन पर रूसी हमले के करीब 10 महीने से ज्यादा हो चुके हैं, लेकिन अब तक युद्ध थमने का कोई संकेत नहीं मिला। उल्टे मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। क्योंकि ऊर्जा संकट के बाद अब यूक्रेन को पानी की कमी का सामना करना पड़ रहा है। लोग जगह जगह खाली बोतल लेकर पानी की तलाश कर रहे हैं और जहां पानी मिल रहा है वहां लाइन लग रही है। दरअसल यूक्रेन की राजधानी कीव के हालात तो बहुत खराब हैं। पूरे कीव में पानी की आपूर्ति ठप हो गई है। शहर में पिछले 24 घंटे में सिर्फ आधा घंटा बिजली की सप्लाई की जा रही है। रूस के हमले लगातार यूक्रेन को स्टोन एज की ओर धकेल रहे हैं। रूस यूक्रेन के बुनियादी ढांचे को निशाना बना रहा है, जिस वजह से यूक्रेन की राजधानी का लगभग 70% हिस्सा गुरुवार सुबह भी बिजली के बिना था और बिजली न होने की वजह से पानी की सप्लाई नहीं हो पा रही है। बिजली नहीं होने की वजह से न तो कारखाने चल रहे हैं और न ही लोग अपने घरों को गर्म कर पा रहे हैं। लगभग 4 लाख लोग बिना बिजली के रह रहे हैं। साल 2022 की सर्दी यूक्रेन के लोगों के लिए सबसे खतरनाक और भयावह साबित होने वाली है, क्योंकि बिजली और पानी की कमी के बाद लोगों को इंटरनेट की समस्या झेलनी पड़ रही है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।